आज हम लोग करेंगे लास्ट हेलोएल्कीन हेलोएल्स की प्रिपरेशन को लास्ट कर देंगे। दैट मींस जहां पर हेलोएल्कीन हेलोएल्स प्रिपरेशन खत्म होगी वहां पर उसमें सबसे पहले एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम होता है अलाइलिक हेलोजिनेशन। अलाइलिक हेलोजिनेशन, अलाइलिक हेलोजिनेशन, अलाइलिक हेलोजिनेशन। अलाइलिक हेलोजिनेशन क्या होता है? अलाइलिक हेलोजिनेशन, अलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब अलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब होता है बेटा, जहां पर ध्यान से देखना समझना, अलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन आता है बीटा कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। रिएक्शन विल बी अकर ऑन बीटा कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, बीटा कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पर रिएक्शन होगी। अलाइलिक हेलोजिनेशन क्या होगा? जब रिएक्शन जो है वो डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पर होगी, और डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पर जब रिएक्शन होती है तो उसके तीन तरीके हैं। देखो जी कौन कौन से तीन तरीके हैं। पहला, अलाइलिक हेलोजिनेशन के तीन तरीके हैं। पहला, विद X2 at 773 Kelvin, with X2 at 773 Kelvin, 713 केल्विन, 773 773 केल्विन पर अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन, किसी एल्कीन की रिएक्शन होगा एल्कीन से, अलाइलिक हेलोजिनेशन फ्रॉम एल्कीन, अलाइलिक हेलोजिनेशन फ्रॉम, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एल्कीन ही होगी, अलाइलिक हेलोजिनेशन फ्रॉम एल्कीन। तो हम लोग कह सकते हैं विद X2 at 773 केल्विन। अब मैं इसके लिए एल्कीन लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या होता है इसका? नाम होता है प्रोपीन। अच्छा, ये प्रोपीन का अल्फा कार्बन, ध्यान से देखो, प्रोपीन में ये डबल बॉन्ड, प्रोपीन में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन और ये डबल बॉन्ड का बीटा कार्बन। हमने कहा रिएक्शन अकर ऑन बीटा कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये देखो डबल बॉन्ड का बीटा कार्बन कौन सा है? ये वाला डबल बॉन्ड का बीटा कार्बन है। अब ये डबल बॉन्ड का बीटा कार्बन है, वो इसकी रिएक्शन X2 से करा दो। X2 का मतलब जैसे मान लो मैं Cl2 से करा दूं, और 773 केल्विन पर, तो जो रिएक्शन है ना वो यहां नहीं होगी, डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पर होगी। याद रखना, अलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब ही यही होता है जब रिएक्शन जो है वो डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पर हो, डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पर, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा, जब डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पर रिएक्शन होती है उसको अलाइलिक हेलोजिनेशन कहते हैं। अब देखो बीटा कार्बन, ये H, एक H एक Cl, एक H एक Cl, क्या बन के निकला? HCl, और उस H की जगह Cl लग गया, तो मतलब क्या बन गया? CH2। भाई ये CH3 में CH2 और उस H की जगह क्या लग गया? Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं हमेशा, तो दैट इज 1 2 3, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। एक तो ये तरीका है। सेकंड सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका क्या है? वो होता है विद NBS। अब NBS का मतलब क्या होता है? NBS का मतलब होता है N ब्रोमो, N का मतलब N, B का मतलब ब्रोमो, N ब्रोमो सक्सीनामाइड,
एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड क्या नाम होता है? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब एन ब्रोमो सक्सीनामाइड कैसे? फिर से प्रोपीन लो, वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही अल्फा और बीटा कार्बन, ये डबल बॉन्ड का अल्फा, ये डबल बॉन्ड का बीटा, और इसकी रिएक्शन NBS से कराओ। अब NBS का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NBS का फॉर्मूला होता है CH2 बॉन्ड CH2, ऐसे लिखना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों को जोड़ देना N से, और N के पास लगा देना Br। इसको ही कहते हैं NBS, यही है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब हमको अलाइलिक हैलोजिनेशन करना है, तो फोकस करना ये वाला Br। यहां से H यहां चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, बीटा कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन हाइड्रोजन की जगह। रिएक्शन जो है वो सनलाइट और परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, तो एरो मार्क पे लिख देना HNu और परोक्साइड, HNu परोक्साइड, सनलाइट और परोक्साइड, और दोनों को एक्सचेंज कर दो, हाइड्रोजन को ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन को हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन को ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन को हाइड्रोजन की जगह, दोनों को एक्सचेंज कर दो। दोनों को एक्सचेंज करें तो देखो क्या बनेगा, CH2, यहां से H गया, उस H की जगह क्या लग गया? Br, आगे CH डबल बॉन्ड CH2, काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3, क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। और जब इसकी जगह H आ जाएगा, यहां से H, यहां Br यहां गया तो H यहां आया, तो साथ में एक साइड प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल सेम यही वाला, क्या? CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों को जोड़ना है N से, तो अब N के पास से Br चला गया और N के पास क्या आ गया? H। इसका नाम होता था एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, और इसका नाम होता है केवल सक्सीनामाइड, क्योंकि ब्रोमीन तो हट गया नाइट्रोजन के पास से, तो इसका नाम होगा सक्सीनामाइड। और तीसरा तरीका जिससे आप अलाइलिक हैलोजिनेशन कर सकते हैं, तीसरा तरीका जिससे आप अलाइलिक हैलोजिनेशन कर सकते हैं, वो कहलाता है विद SO2Cl2, और SO2Cl2 को भी का नाम होता है सल्फ्यूरल क्लोराइड। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरल क्लोराइड। और जब आप सल्फ्यूरल क्लोराइड से रिएक्शन करें तो वही एल्कीन ले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड का बीटा कार्बन। जहां रिएक्शन डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पे हो तो उसको एलाइलिक हैलोजिनेशन कहते हैं। अब इसको, इसके रिएक्शन करा दो SO2Cl2 से, और SO2Cl2 से रिएक्शन कराते ही इसमें से सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही आप ये रिएक्शन कराते हो, ये SO2 बाहर निकल जाएगी। अच्छा, ये SO2 बाहर निकलती क्या बचा? Cl2, तो क्या ये रिएक्शन वापस नहीं बनती? अगर मैं ये SO2 निकाल दूं तो यहाँ क्या बचा? Cl2, क्या यही रिएक्शन नहीं हो गई? हीट की जगह सनलाइट। सेम रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों सेम है, यहाँ हीट के प्रेजेंस में होता है, यहाँ सनलाइट, और SO2 बाहर निकल जाती है। अब ये H और यहाँ जाके ये Cl2 है, जैसे यहाँ हुआ, क्या बाहर निकलेगा? एक HCl, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2Cl CH
डबल बॉन्ड CH2, वही 1 2 3 3 क्लोरो प्रोप 1E, 3 क्लोरो प्रोप 1E। ये 3 मेथड है जिनसे आप अलाइलिक हैलोजिनेशन कर सकते हैं। और अलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब होता है, अलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब होता है reactions will be occur, such kind of reactions in which reaction occur on beta carbon of double bond। जहां पर रिएक्शन डबल बॉन्ड के बीटा कार्बन पर हो उसको अलाइलिक हैलोजिनेशन कहते हैं। और अलाइलिक हैलोजिनेशन के 3 तरीके हैं। या तो आप एल्कीन का X2 कर दो 773 केल्विन पर, या किसी भी एल्कीन का NBS कर दो, या SO2Cl2 कर दो। अलाइलिक हैलोजिनेशन की कंडीशन बीटा कार्बन होना चाहिए। अगर बीटा कार्बन ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन कैसे होगी। दूसरी कंडीशन, एल्कीन में डबल बॉन्ड के पास बीटा कार्बन होना चाहिए, एल्कीन में डबल बॉन्ड के पास बीटा कार्बन होना चाहिए, और बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्कीन में डबल बॉन्ड के पास बीटा कार्बन होना चाहिए और बीटा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। नोट डाउन करो। तो एक बार वापस से SO2Cl2 को रिपीट करते हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड वाले रिएक्शन को रिपीट करते हैं। नोट डाउन करो। एक बार फिर से देखो, बच्चे का मैसेज आया, फिर रिपीट कर देते हैं। बोलो ये SO2Cl2 वाले रिएक्शंस को फिर से रिपीट करते हैं। चलो जी, विद SO2Cl2, SO2Cl2 का नाम सल्फ्यूरल क्लोराइड, SO2Cl2। बेटा कुछ भी तो नहीं है, आपने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसकी रिएक्शन SO2Cl2 से करा दी। जैसे ही आप सनलाइट डालते हैं, इस SO2Cl2 में से SO2 गैस निकल जाती है। अब जब इसमें से SO2 गैस निकल गई, ये वाली SO2 गैस निकल गई, तो बचा क्या? जब SO2 गैस निकल गई तो बचा क्या? बोले सर Cl2। अब Cl2 बचा तो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम नहीं हो गई क्या? यहाँ पर भी तो रिएक्शन किससे हुई थी? Cl2 से। यहाँ भी क्या बचा? Cl2। तो क्या सेम रिएक्शन नहीं हो गई? इसमें बीटा कार्बन से Cl2 और एक H लेके क्या निकला था? HCl। तो यहाँ से भी ये Cl2 बीटा कार्बन से एक H लेके क्या निकलेगा? HCl। और जब उस कार्बन से वो यहाँ से ये H, यहां से Cl, HCl बीटा कार्बन से, तो यहां क्या बचा होगा? CH2। इस पे क्या लग गया होगा? Cl CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों रिएक्शन सेम ही तो है, बस ये 773 केल्विन पर होती है, ये सनलाइट में होती है। ये Cl2 के साथ होती है, ये SO2Cl2 के साथ होती है। बात एक ही है, वो भी Cl2 के साथ होती है क्योंकि SO2 गैस तो निकल जाती है। इसको साइंस की भाषा में कहते हैं अलाइलिक हैलोजिनेशन। अब अलाइलिक हैलोजिनेशन की कंडीशन देखो, जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे। नंबर 1, बोले CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस Cl2 एट 773 केल्विन, और नीचे लिखा हुआ है नो रिएक्शन। अब इसका अलाइलिक हैलोजिनेशन होगा ही नहीं। 773 केल्विन पर Cl2 करोगे एल्कीन का, तो अलाइलिक हैलोजिनेशन होगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन तो है ही नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा कार्बन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा कार्बन इन एल्कीन। एल्कीन में बीटा कार्बन तो है ही नहीं, तो इसका अलाइलिक हैलोजिनेशन कैसे होगा? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मैं ऐसे लिख दूं सी CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, बोले इसका प्लस Cl2 कर दो, वही सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 कर दो, NBS कर दो, SO2 Cl2 कर दो, कोई सा भी एक एग्जांपल। बोले इसका, बोले नो रिएक्शन, इसकी भी रिएक्शन नहीं होगी। अब इसकी रिएक्शन क्यों नहीं होगी? अब ये तो रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, इसमें बीटा कार्बन तो है, पर रिएक्शन क्यों नहीं होगी? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी? HCl कैसे निकलेगा? क्योंकि रिएक्शन तो बीटा कार्बन पे होती है। तो दो केस, या तो एल्कीन में बीटा कार्बन ही ना हो, या एल्कीन के बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन ना हो। इन दोनों केस में अलाइलिक हैलोजिनेशन नहीं होगा। याद करो दोनों दो लिमिटेशन कि कब कब अलाइलिक हैलोजिनेशन नहीं कर सकते, कब कब X2 प्लस 773 केल्विन NBS और SO2 Cl2, ये तीनों रिएक्शन किस केस में नहीं होगी? क्या यहां तक बात समझ में आई? आगे चल सकते हैं? यहां तक बात समझ में आई, आगे चल सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। अब काम की बात, आज का दूसरा टॉपिक, ये तो था अलाइलिक हैलोजिनेशन। आप लोगों को जो मैं आज तक पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, इसके बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स भी स्कैन करके मैंने ग्रुप में डाले हैं। अपनी नोटबुक कंप्लीट करो, उन नोट्स को हाथों से लिखो, जैसे मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, आप भी अपने हाथों से नोट्स लिखो। और नोट्स लिखो तो एक एक रिएक्शन पढ़ो। मैं फिर कहता हूँ, ये रिएक्शन नहीं है, ये फॉर्मूलाज है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद होगा तो कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे एकदम इसको। अब हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना, और बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल भी आता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हेलोएल्केन कैसे बनाएं? अब एल्केन से हेलोएल्केन कैसे बनाएंगे समझना। सबसे पहले, बड़ा अच्छा सा सवाल है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहले है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, अब किसी भी एल्केन का क्लोरीनेशन कर, अब एल्केन सबसे छोटी एल्केन उठा लेता हूं मैं ले लेता हूं CH4। CH4 कौन सी एल्केन है? सबसे छोटी एल्केन, मीथेन। और इस मीथेन का डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर दो Cl2 के साथ। क्लोरीनेशन है तो Cl2 के साथ। अब इसमें सबसे बड़ा याद रखने वाली बात क्या है कि इस एल्केन के पास, इस मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4। अब ये क्या हो सकता है
कि जब प्रोडक्ट बनेगा ना, हो सकता है एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो एक क्लोरीन के साथ। अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें, एक हाइड्रोजन और एक Cl एक्सचेंज कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Cl। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Cl, क्लोरोमीथेन। हो सकता है दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन एक्सचेंज हो जाए, इसको मैं ट्वाइस करके लिखूं। क्योंकि जब आप रिएक्शन लोगे ना, जब रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में होती है, अब ध्यान से समझना ये प्रैक्टिकल बात, रिएक्शन जब टेस्ट ट्यूब में होती है तो इस टेस्ट ट्यूब में मीथेन के कितने मॉलिक्यूल है? लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, तो CH3Cl। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, CH3CH2। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, CH3CHCl3। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो। दैट मींस ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल में केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, और ऐसा भी नहीं है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सारे मॉलिक्यूल में चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होगी। कुछ मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, कुछ में दो रिप्लेस होगी, किसी में तीन रिप्लेस होगी, कुछ में चार रिप्लेस होगी। तो जो लास्ट में इस टेस्ट ट्यूब में जब इस मीथेन का क्लोरीनेशन हो जाएगा, तो इस टेस्ट ट्यूब में मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, या चारों का मिक्सचर मिलेगा। बोले सर चारों का मिक्सचर मिलेगा, तो वही वाली बात है कि इसका जब प्रोडक्ट बनाए तो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। दैट मीन्स इन चारों का क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। जब भी आप किसी एल्केन का, मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, मीथेन लेके चलें, मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो चार हाइड्रोजन है। हो सकता है एक, कुछ मॉलिक्यूल में एक रिप्लेस होगी, कुछ में दो रिप्लेस होगी, कुछ में तीनों हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होगी, और कुछ में चारों हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट हेलो एल्केन होगा। सेम केस ब्रोमीन का होगा। ब्रोमोनेशन, ब्रोमोनेशन में भी सेम केस होगा। मैं ले लेता हूं CH4 प्लस Br2, वही सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हो सकता है एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी तो CH3Br, अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगी तो CH2Br2, अगर तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होगी तो CHBr3, और अगर चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होगी तो CBr4 मिक्सचर मिल के आएगा। लेकिन बात कहां जाके रुक जाती है? बात जाके रुक जाती है आयोडोनेशन। एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, वो बनता है आयोडोनेशन। आयोडोनेशन, आयोडोनेशन में क्या होगा बच्चों? CH4 प्लस I2, ये हम पढ़ भी चुके हैं। CH4 प्लस I2 जो रिएक्शन है ना, वो सनलाइट के साथ साथ यहां पर मुझे HNO3 HiO3 भी डालना पड़ेगा। ये बात हमने बेंजीन के केस में भी सीखी थी। रीजन, इसके मिक्सचर नहीं दिखाएंगे, इसका एक ही प्रोडक्ट दिखाएंगे। क्या बनेगा? CH3I प्लस HI, और HI जो है इसका नेचर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर है। और HNO3 का नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अगर हम HNO3 ना डालें, अगर हम लोग HNO3 ना डालें, तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI, रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल, रिएक्शन विल बी रिवर्स।
अगर मैं HNO3 ना डालूं तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाएगी, मीथेन और आयोडीन बन जाएगी। तो इसके रिड्यूसिंग पावर को कम करने के लिए वी एड ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3 एक्सेट्रा। तो क्लोरीनेशन में जो HCl बना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता, तो हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। ब्रोमिनेशन में जो HBr बना होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का नहीं है, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो HI बनता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। उस रिएक्शन रिवर्स ना हो, वापस से मीथेन और I2 ना बने, तो हमको इसकी रिड्यूसिंग पावर कम करनी है, और रिड्यूसिंग पावर कम करने के लिए हमको इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और लास्ट वन और इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नोन एज फ्लोरिनेशन। लास्ट वन और इंपॉर्टेंट वन, दैट इज फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन फ्लोरिनेशन और इस फ्लोरिनेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझ लेना। फ्लोरिनेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझ लेना, 100% क्वेश्चन बनता है। फ्लोरिनेशन, अगर मैं फ्लोरिनेशन करूं तो फ्लोरिनेशन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले CH4 प्लस Cl2 करो। पहले तो बनाओ सनलाइट की प्रेजेंस में, ये बनेगा CH3Cl। देखो CH4 प्लस Cl2 सनलाइट प्रेजेंस में CH3Cl, और CH3Cl बन जाए, इसके बाद अब इसकी रिएक्शन AgF से करो, सिल्वर फ्लोराइड, तो AgCl बाहर और ये बन जाएगा CH3F, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरिनेशन, और बाहर निकल जाएगा AgCl, AgCl बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTZ, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब बड़े ध्यान से सुनो और समझो क्या होता है। मैंने यहां पर ये मीथेन ली, इन मीथेन का पहले क्लोरीनेशन किया और फिर क्लोरीन का AgF करके हमने क्या किया? फ्लोरिनेशन किया। हाँ या नहीं? बोले सर यार डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर दो ना, यही इंपॉर्टेंट सवाल है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होता। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो F2 होता है ना, F2, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है। दैट मींस F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, और F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो रिएक्शन होने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए। दैट मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव हो सकता है, होता है। अगर हम किसी एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर दें तो वहां पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, और जबकि बॉन्ड बनते समय एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करें तो F2 का बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी की जरूरत बहुत कम होती है, क्योंकि वो वीक बॉन्ड होता है। F और F का बॉन्ड वीक होता है। क्यों होता है वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे पी ब्लॉक में। F वीक होता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी बहुत कम चाहिए। लेकिन जब CH3 और F के बीच में बॉन्ड बनेगा उस समय एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। दैट मींस अगर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करें, मैं ऊपर लिखूं, अगर मैं डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करने की कोशिश करूं, CH4 प्लस F2 को मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं CH3F बनाने की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक है और हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो इस वजह से डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होता नहीं, हो नहीं सकता, ये बात गलत है। हो सकता है, हम करते नहीं है।
क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एक्सप्लोसिव होता है। तो उसके लिए इनडायरेक्ट फ्लोइनेशन किया, और इनडायरेक्ट फ्लोइनेशन निकालने का तरीका स्वार्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला। उसने क्या किया, पहले दी गई एल्केन का क्लोरिनेशन किया और फिर उसका फ्लोरिनेशन किया, स्वार्ट्स किया एजीएफ। एजीएफ को कहते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। एजीएफ भी यूज आता है कुछ बुक में, Hg2 F2 भी लिखा आ सकता है, इसको इनऑर्गेनिक फ्लोराइड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। तो ऐसे रिएक्शन को नाम दे दिया गया स्वार्ट्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते, होता नहीं है ये नहीं आएगा सवाल, करते क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वो ऊपर लिखा हुआ, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सोथर्मिक होता है और एक्सप्लोसिव होता है। और एक्सप्लोसिव नेचर होने की वजह से, क्योंकि एफ ओ एफ का बॉन्ड, ये एफ ओ एफ, ये जो एफ ओ एफ है ना, इन दोनों का बॉन्ड बहुत वीक है, तो रिएक्शन में एनर्जी चाहिए बहुत कम, निकलती ही बहुत ज्यादा है। तो एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोसिव, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि एक्सप्लोसिव हो जाता है, इस वजह से डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।